आज हम आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं। उस टॉपिक का नाम है रोगी का कमरा। आज हम जानेंगे कि रोगी का कमरा क्या है, रोगी के कमरे में कौन-कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, रोगी के कमरे में कौन-कौन सी आवश्यक वस्तुएं होती हैं और साथ ही साथ जानेंगे कि रोगी के कमरे में जो बिस्तर होता है, वो कितने प्रकार का होता है। उसी के साथ जानेंगे कि शैय्या घाव क्या है और शैय्या घाव के उपचार क्या हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रोगी का कमरा क्या है। रोगी का कमरा वह स्थान है जहाँ पर रोगी रोग की स्थिति में रहता है और तब तक रहता है जब तक वह स्वस्थ न हो जाए। तो इस प्रकार हम जान गए कि रोगी का कमरा क्या है। अब देखिए रोगी के कमरे में किन किन चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। पहला तो है रोगी के कमरे में संवातन की व्यवस्था होनी चाहिए। संवातन से आप लोग संवातन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि संवातन क्या है। संवातन कमरे में शुद्ध वायु आने और अशुद्ध वायु निकलने की एक व्यवस्था का नाम होता है। दूसरा है सड़क, शोर, रसोई घर, अन्य व्यक्ति के शयन कक्ष से दूर होना चाहिए। रोगी का कमरा इन चीज़ों से दूर रहे ताकि रोगी आरामदायक स्थिति में कमरे में रह सके। तीसरा पॉइंट है कमरे में सीलन व दुर्गंध आदि ना हो तथा फर्श पक्का हो ताकि उस पर पोंछा वगैरह सही समय पर लगाया जा सके और कई बार लगाया जा सके। अगला पॉइंट है पोंछा फिनाइल वाले पानी से ही लगाना चाहिए। पीकदान, चिलमची, बेड पैन आदि को तीव्र कीटाणुनाशक से धोना चाहिए। अगला पॉइंट है रात्रि के समय फूलदान को रोगी के कमरे से हटा देना चाहिए। इसलिए हटा देना चाहिए क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि रात्रि के समय जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं जो रोगी को नुकसान पहुंचा सकता है। अतः फूलदान वगैरह को कमरे से बाहर कर देना चाहिए रात में। अगला पॉइंट है रोगी के कमरे में दरवाज़ों व खिड़कियों पर सुंदर पर्दे व चिक आदि लगानी चाहिए। सुंदर पर्दे के साथ साथ चिक भी लगाया जाना चाहिए। चिक का मतलब होता है वो एक प्रकार की व्यवस्था होती है पर्दे के साथ ही कि डोरी से खींचने पर वो इस प्रकार से ऊपर मुड़ जाता है ताकि धूप डायरेक्ट आ सके और अगर उसको खोल दिया जाता है तो धूप आती रहती है लेकिन छन छन कर धूप आती है, पूरी तरीके से धूप रोगी तक नहीं पहुंच पाती है। अब देखिए आगे रोगी के कमरे का आवश्यक सामान कौन कौन सा होता है। रोगी के कमरे के आवश्यक सामान में सबसे पहले आता है पलंग। अच्छी कसी हुई चारपाई या पलंग आदि होना चाहिए। यदि स्प्रिंग वाला लोहे का पलंग हो तो अति उत्तम होता है। पलंग थोड़ा ऊपर होना चाहिए। ऊपर होने का मतलब है कि उसका जो सिरहाना है वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अगली सामग्री है मेज। 2 छोटी मेज होनी चाहिए, एक रोगी के पास हो। एक मेज कमरे के एक सिरे पर जिस पर दवा आदि रखी जा सके, ताप लिखने और परिचर्या संबंधी दूसरे सामान उस पर रखे जा सके। अगली सामग्री है स्टूल। एक स्टूल पलंग के पास होना चाहिए। और अगली सामग्री है कुर्सी। रोगी के कमरे में 2 कुर्सियां होनी चाहिए, एक सादी चिकित्सक के लिए और दूसरी आरामदायक जो परिचारिका के लिए होनी चाहिए, जिस पर परिचारिका बैठ करके रोगी की देखभाल संबंधी जो क्रियाकलाप है उसको कर सके। अगली सामग्री है अलमारी। अलमारी में रोगी के कपड़े आदि रखे जा सकते हैं, इसलिए अलमारी की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। मनोरंजन के कुछ साधन रखे जा सकते हैं, जैसे किताबें हैं, किताबों में कहानी की किताबें हो गई, चुटकुले आदि की किताबें हो गई, कोई मनोरंजक उपन्यास वगैरह हो गए, ये सब कोई पत्रिका वगैरह है वो रखी जा सकती है। साथ ही साथ रोगी के ताप, नाड़ी आदि से संबंधित चार्ट दीवार आदि पर या रोगी के सिरहाने किसी दफ्ती आदि पर चिपके हुए टांगने चाहिए तथा कमरे में भोजन नहीं रखना चाहिए। कमरे में भोजन रखने पर वो दूषित हो जाता है। आगे देखिए रोगी के कमरे में संवातन तथा ताप किस प्रकार होना चाहिए। पहला है रोगी के कमरे का ताप मनुष्य के शरीर के ताप के लगभग बराबर हो, अर्थात 35 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब। दूसरा है सर्दी के दिनों में कमरा गर्म हो, गर्मी में ठंडा रखना चाहिए। रात को सोते समय अंगीठी बाहर रख देना चाहिए।
अंगीठी बाहर क्यों रख देनी चाहिए? क्योंकि रात में बंद कमरे में वो ऑक्सीजन जो उपस्थित होती है उसके साथ अंगीठी की जो गैस है वो निकल के कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस बना लेती है, जो व्यक्ति को बेहोशी की स्थिति में लाकर खड़ा कर देती है और उसमें उसके प्राण भी जा सकते हैं। इसलिए हमेशा अंगीठी को बाहर रखकर ही सोना चाहिए। बंद कमरे में अंगीठी कभी भी नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि ये सारी ऑक्सीजन को जलने के लिए खींच लेती है और रोगी को ये नुकसान पहुंचाती है। जब ऑक्सीजन उपस्थित ही नहीं रहेगा तो और साथ ही साथ कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, जो जहरीली गैस के नाम से जानी जाती है, तो जाहिर सी बात है कि ये नुकसान पहुंचाएगी ही। रोगी के बिस्तर को गर्म करने के लिए गर्म पानी की थैली और बोतलों का प्रयोग करना चाहिए। रात्रि के समय कमरों में प्रकाश का उचित प्रबंध होना चाहिए। हल्के या दूधिया रंग का बल्ब प्रयोग करना चाहिए। अगर रंग न पसंद हो रोगी को तो नीले रंग का बल्ब प्रयोग किया जा सकता है। रोगी के पलंग पर चादर सफ़ेद रंग की बिछाई जानी चाहिए। ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए इसको जो है वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चाहे आप लोग नोट्स लिखते समय लिख लीजिएगा, चाहे इसको ध्यान में रखिए कि रोगी के पलंग पर चादर प्रायः सफ़ेद रंग की ही बिछाई जानी चाहिए। आगे देखिए, रोगी के बिस्तर की व्यवस्था। रोगी के बिस्तर की व्यवस्था करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो उपयुक्त बिस्तर। अतिसार के रोगी को मोम जामे का बिस्तर, गठिया के रोगी को कंबल का बिस्तर, साधारण रोगी के लिए साधारण बिस्तर होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि रोगी का जो बिस्तर है वो कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। रोगी का बिस्तर साफ सुथरा होना चाहिए। चादर, तकिए का गिलाफ सफ़ेद कपड़े के हों। तीसरी बात ध्यान में रखना चाहिए कि रोगी का बिस्तर कैसा हो? कीटाणु रहित होना चाहिए। रोगी का बिस्तर खटमल व मच्छरों से रहित होना चाहिए। अगली बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बिस्तर कैसा हो? सिलवट रहित हो। कठोर और सिलवट सहित बिस्तरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शैया घाव हो जाता है। शैया घाव से संबंधित प्रश्न आते हैं। शैया घाव से तात्पर्य है कि लेटे लेटे बिस्तर के घाव पड़ जाते हैं रोगी के शरीर पर, जैसे एक ही करवट के बल, इसीलिए रोगी को बार बार करवट बदलवाई जाती है ताकि बिस्तर की जो सलवटें हैं वो सलवटें शरीर पर निशान न बनाने पाएँ। और अगर रोगी लंबे समय तक लेटा रहता है बिस्तर पर तो इन्हीं सलवटों के निशान गहरे होते होते और गहरे हो जाते हैं और ज़रा सी नमी पाते ही छिल जाते हैं और उससे ये घाव के रूप में बदल जाते हैं। इसलिए रोगी का बिस्तर बिछाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बिस्तर बहुत कठोर ना हो और बिस्तर पर किसी प्रकार की सलवट न हो। देखिए अगला है, अगली बात ध्यान रखनी चाहिए कि बिस्तर ऋतु के अनुसार होना चाहिए, यानी कि गर्मी हो तो ओढ़ने बिछाने के लिए सूती चादर और ठंडी हो तो कंबल और रजाई आदि का प्रयोग करना चाहिए। आगे देखिए, रोगी के बिस्तर के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होती है। पहला है पलंग, दरी, गद्दा, 3 चादर, तकिया, गिलाफ चढ़ा हुआ मुलायम तकिया, ऋतु अनुसार ओढ़ने के लिए चादर, कंबल या रजाई, कंबल, मोम जामा और तौलिया आदि। मोम जामा को इसलिए बिछाया जाता है ताकि रोगी मलमूत्र का त्याग यदि कर दे तो पूरा बिस्तर खराब ना होने पाए। ये लिनोलियम की बनी होती है, कुछ ये रबड़ नुमा दिखाई देती है देखने में। इससे इस पर जो मान लीजिए कोई रोगी ऐसा है जो मलमूत्र त्याग नहीं कर सकता है, उठ करके वो बिस्तर पे उसको मल त्याग मूत्र त्याग कराया जा रहा है, तो कभी कभी परिचारिका उपस्थित नहीं है तो उसने बिस्तर पे ही मल त्याग या मूत्र त्याग कर दिया तो बिस्तर पूरा खराब नहीं होने पाता है, इसी पर टिका रह जाता है। जब परिचारिका देखती है तो इसको साफ कर देती है। इसीलिए ये बहुत ही आवश्यक सामग्री है रोगी के बिस्तर के लिए, मोम जामा। आगे देखिए, रोगी के बिस्तर के प्रकार। रोगी के बिस्तर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि ये देखिए यहाँ पे कि रोगी की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उपयुक्त बिस्तर होना चाहिए। तो उपयुक्त बिस्तर के अंतर्गत रोगी के अतिसार के रोगी को मोम जामे का, क्योंकि बार बार वो मल त्याग करता है, मूत्र त्याग
तो फ़िलहाल ज़्यादा नहीं करता, लेकिन उसको बार बार मलत्याग होता है, तो जिससे बिस्तर ख़राब होने का डर रहता है। तो उसमें मोम जामे का बिस्तर, गठिया के रोगी को कंबल का बिस्तर, साधारण रोगी के लिए साधारण बिस्तर। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसी का हम लोग आगे प्रकार पढ़ रहे हैं कि रोगी के बिस्तर कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है साधारण बिस्तर। पलंग पर सर्वप्रथम दरी बिछानी चाहिए। साधारण बिस्तर लगाते समय दरी पर गद्दा चादर बिछाकर मुलायम तकिया लगाना चाहिए। दूसरा है तकिए की ओर का एक कोना समकोण पर मोड़ना चाहिए और बिस्तर सदैव सलवट रहित होना चाहिए। इस बात को बार बार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इससे सैया घाव होने का बहुत ही डर रहता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बिस्तर रोगी का बार बार सलवटें उसकी हटाते रहना चाहिए। दूसरा प्रकार है रोगी के बिस्तर का विशेष बिस्तर। ये बिस्तर अतिसार के रोगी के लिए बिछाया जाता है। गंभीर रोगी जिनको मलमूत्र त्यागने का कार्य बिस्तर पर ही कराया जाता है। और अगला है, इसी के अंतर्गत पॉइंट है इम्पोर्टेंट, इस बिस्तर को साधारण बिस्तर के समान बिछाया जाता है। चादर के ऊपर 4 फुट चौड़ा और 1 मीटर लंबा मोम जामा डालकर 3 फुट चौड़ी और 1 मीटर लंबी चादर बिछाई जानी चाहिए। मध्य में मोम जामे को रखकर दोनों ओर बढ़ी हुई चादरों को 6-6 इंच मोड़ा जाता है। अगला बिस्तर है जले का बिस्तर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे कई बार प्रश्न आया है कि जो जले का बिस्तर होता है उसमें बेड क्रेडिल का प्रयोग क्यों किया जाता है, या कभी कभी पूछा जाता है कि बेड क्रेडिल का प्रयोग किस रोगी के लिए किया जाता है। तो बेड क्रेडिल का प्रयोग जले के रोगी के लिए किया जाता है। और अगर पूछा गया कि जले के रोगी के बिस्तर पर ऊपर क्या लगाया जाता है, तो इसका उत्तर है बेड क्रेडिल। तो इन सब से संबंधित मैंने MCQ बना भी दिए हैं। और ये जो रोगी का जो बिस्तर है या रोगी का कमरा, ये टॉपिक ख़त्म होते ही उसके बारे में उन MCQ के भी मैं वीडियो बना करके इसमें डाल दूँगी। आगे देखिए, ये भी तो मैंने अभी बताया ही नहीं। हाँ देखिए, जले के बिस्तर के अंतर्गत जले हुए स्थान पर देखिए, आप लोग जानते हैं कि जब व्यक्ति जल जाता है किसी दुर्घटनावश, तो उस स्थान पर पट्टी बांधना और कपड़ों से ढकना बहुत कठिन हो जाता है। चादर के नीचे इसमें मोम जामा बिछाया जाता है, ताकि जो ये जलने के बाद फोड़ों से या जो फफोले पड़ जाते हैं, उन फफोलों से पानी वगैरह रिस रहा है वो उस बिस्तर को ख़राब ना करने पाए। तो उसमें नीचे मोम जामा बिछा देना चाहिए। और उसके बाद ऊपर की ओर बेड क्रेडिल का प्रयोग किया जाता है। बेड क्रेडिल देखिए मैं बता रही हूँ कैसे होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, तो जब वो सोते हैं तो उनके ऊपर मच्छरदानी, एक छोटी मच्छरदानी आती है, तो उसको उसके ऊपर रख दिया जाता है ताकि बच्चे को मच्छर या मक्खी परेशान न करे। तो वैसे ही देखिए, इसमें जो बिस्तर होता है, बिस्तर में ये रोगी लेटा है, रोगी जब लेटा रहता है तो इसके ऊपर जालीनुमा आता है, मच्छरदानी की तरीके ही जालीनुमा ऐसे ऊपर रख दिया जाता है। इसके अंदर मक्खी मच्छर नहीं जाते हैं और रोगी को पूरी तरीके से आराम भी मिलता है। क्योंकि अगर इसको चादर इसको ओढ़ा दी जाती है या पट्टी बांध दी जाती है तो वो चिपक जाता है घाव में, इसलिए उसके जले के रोगी को बेड क्रेडिल जले हुए बिस्तर पर लगाया जाता है। आगे देखिए, अगला बिस्तर है अस्थि भंग का बिस्तर। अस्थि भंग के बिस्तर में अस्थि भंग होने पर जिस विशेष अंग की अस्थि भंग हुई हो, उस अंग को फ्रैक्चर बोर्ड के अंतर्गत रखना चाहिए, जिससे अंग स्थिर और पीड़ा कम होती है। यानी कि इस प्रकार से बिस्तर लगाना चाहिए कि वो जो फ्रैक्चर बोर्ड है वो बिस्तर पे ही रखा जा सके, जो अंग टूटा है उस पर आसानी से रखा जा सके और उस अंग में पीड़ा कम से कम हो। अगला देखिए, अगला प्रकार है रोगी के बिस्तर का शल्य क्रिया का बिस्तर। यानी किसी रोगी का अगर ऑपरेशन हुआ है किसी व्यक्ति का, तो उसके बाद ये उसका जो बिस्तर लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है। इसका प्रयोग ऑपरेशन के बाद किया जाता है। इस बिस्तर में तकिए के निकट एक तौलिया
1 फुट वर्गाकार मोम जामे की व्यवस्था की जाती है जो रोगी का बिस्तर गंदा होने से बचाती है। जैसे वहाँ पर जले के रोगी का बिस्तर इम्पॉर्टेंट था, वैसे ही एक इम्पॉर्टेंट बिस्तर का प्रकार ये भी है कंबल का बिस्तर। कंबल का बिस्तर गठिया और मलेरिया, हृदय के रोगी जो होते हैं उनके लिए बिछाया जाता है। इसमें सबसे पहले दरी, फिर गद्दा, उसके बाद कंबल बिछाना चाहिए और सफ़ेद सूती चादर बिछानी चाहिए। ये प्रश्न कई बार आया है कि गठिया, मलेरिया और हृदय के रोगी के लिए कौन से बिस्तर का प्रयोग किया जाता है, या विशेष ऐसे केवल एक लाइन में कंबल का बिस्तर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर इसमें तीनों विकल्प दिए गए हैं तो सबसे पहला विकल्प गठिया ही सही माना जाएगा, क्योंकि अभी तक जो भी प्रश्न पूछा गया कंबल के बिस्तर से संबंधित वो यही गठिया उत्तर ही माना गया है सही। अब आगे देखिए बिस्तर का अगला प्रकार। अगला बिस्तर है आपातकालीन बिस्तर। इसका प्रयोग विशेष आपत्ति या दुर्घटना आदि में किया जाता है। इसमें गठिया के रोगी या कंबल के बिस्तर के समान बिस्तर बिछाकर उस पर गर्म पानी की बोतलें रख करके बिस्तर को गर्म किया जाता है। अगले बिस्तर का प्रकार है दमे के रोगी के लिए बिस्तर। प्रायः अस्पतालों में इस प्रकार के पलंगों की व्यवस्था होती है जिसका सिर वाला भाग नीचे लगे पेंच से आवश्यकता अनुसार ऊपर उठ जाता है। उसमें श्वास लेने में कठिनाई वाले रोगी को व उसकी कमर को बहुत आराम मिलता है। जैसे यहाँ जो अस्पताल वगैरह में जो बेड होते हैं उसमें स्प्रिंग लगी होती है जिसको आवश्यकता अनुसार सिरहाने को ऊंचा किया जा सकता है, जिससे रोगी इस अवस्था में बैठ सकता है। और उसको अगर कोई सांस लेने में जिसको दिक्कत हो रही है, ये दमे के रोगी, दमा जिस व्यक्ति को दमा हुआ हो तो उसको ज़्यादा सीधे लेटने पर ज़्यादा खांसी वगैरह आती है, तो ऐसे बिस्तर को दमे के रोगी के लिए लगाया जाता है ताकि उसका सिरहाना थोड़ा सा ऊंचा रहे। यहाँ पे एक नोट है, रोगी की चादर बदलने के लिए 2 परिचारिकाओं की आवश्यकता पड़ती है। 2 परिचारिकाओं की आवश्यकता पड़ती है रोगी की चादर बदलने के लिए। अब आगे देखें कि रोगी की चादर बदलने के लिए कौन कौन सी बातें आती हैं। ये एक तरीके से यहाँ पे क्रम दिया गया है रोगी की चादर बदलने के लिए। तो सबसे पहला क्रम है स्वच्छ सफ़ेद चादर की व्यवस्था करना, फिर बिस्तर के वस्त्रों को हटाना, तीसरा फिर चादर बदलना, चौथा मैली चादर हटाना। अगला क्रम है रोगी को पूर्व स्थिति में लाना। उसके बाद का क्रम है सिलवटें दूर करना। उसके आगे का क्रम है बिस्तर को व्यवस्थित करना। उसके आगे का क्रम है मैली चादरों को शुद्ध करना। रोगी के बिस्तर की चादर बदलने से पूर्व एक स्वच्छ सफ़ेद चादर को लंबाई की ओर से गोलाई में मोड़ लेना चाहिए। उसके बाद पट्टी के समान मुड़े भाग को ऊपर की ओर रखकर जितनी चादर लटकानी है उतनी लटकाकर मैली चादर को साथ साथ गोलाई में लपेटना चाहिए। रोगी के निकट पहुंचने पर दोनों चादरों के गोल भाग को ऊपर नीचे रख देना चाहिए और रोगी को सावधानीपूर्वक अपनी ओर करवट दिला देनी चाहिए। ये से ऐसे यहाँ पे पढ़ने पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। कुल मिला के इसको जान लीजिए, जैसे हम लोग खोल चढ़ाते हैं रजाई पर या कंबल पर, तो यही प्रक्रिया रहती है इसमें। पुरानी चादर को हम गोल गोल लिपटाते हुए हम आगे खींचते जाते बढ़ाते जाते हैं और पीछे जो शुद्ध और साफ चादर होती है उसको हम बिछाते जाते हैं और रोगी को एक तरफ करवट दिला दी जाती है। उसके बाद फिर दूसरी तरफ इसको करवट दिला करके दूसरी तरफ चादर बिछा ली जाती है। इसमें सिरहाने और जहाँ पैर होता है उस तरफ से चादर नहीं बल्कि दाएं बाएं से इसमें चादर बदली जाती है। अगला देखिए, उसके बाद दोनों गोल भागों को अलग अलग करके मैली चादर को हटा देना चाहिए और उसके स्थान पर स्वच्छ चादर बिछा देनी चाहिए। उसके आगे देखिए, पूरी चादर बिछाने के बाद रोगी को पुनः उसकी पूर्व स्थिति में करवट बदलकर लेटा देना चाहिए, जो अभी मैंने बताया है सेम वैसे ही। उसके बाद चादर की सिलवटें हाथों से रगड़कर दूर कर देनी चाहिए। अब इसके आगे देखो, आ गया शैया घाव।
शैया घाव बहुत ही इम्पोर्टेंट। लंबी बीमारी में रोगी बिस्तर पर लंबे समय तक लेटा रहता है। कई अंग लेटे लेटे बिस्तर पर रगड़ खा जाते हैं और जरा सी असावधानी होने से छिल जाते हैं तथा घाव में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हें ही हम शैया घाव कहते हैं। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि शैया घाव किसे कहते हैं और क्यों हम रोगी के बिस्तर में सलवटों को बराबर हटाते रहने की बात करते हैं। शैया घाव के क्या कारण हैं? शैया घाव के कई कारण हैं। सिलवट युक्त बिस्तर होना, हाथ मुंह धुलाना और कठोर बिस्तर। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन इसको भी नोट कर लीजिए कि कठोर बिस्तर भी इसका ही कारण है। शैया घाव का उपचार क्या हो सकता है? साबुन लगाना सबसे पहले उस अंग पर जहाँ पे शैया घाव हो गया है। उसके बाद स्प्रिट का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद फिर बोरिक एसिड या जिंक लगाना चाहिए। रबड़ के घेरे का प्रयोग किया था। इसको हम कहते हैं रिंग कुशन। जैसे रिंग कुशन, ये रबड़ के ये मोटरसाइकिल जो होती है उसकी जो ट्यूब होती है उसी के समान ये होता है रिंग कुशन, गोल गोल, जिसको लेकर के बच्चे छोटे छोटे तालाबों में तैरते हैं ताकि डूबने न पाए। वैसे ही रिंग कुशन भी होता है। यहाँ पे देखो मैंने चित्र बना दिया ऐसे ही। बिस्तर की नमी दूर करने के लिए टेल्कम पाउडर छिड़कना चाहिए। रबड़ के घेरे का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? जहाँ पर शैया घाव हुआ है उस अंग को, वो अंग बिस्तर पे टच ना हो, इसलिए इसको यहाँ पर रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे रोगी लेटा है, देखिए यहाँ पे रोगी लेटा है मान लो, ऐसे देखो, और यहाँ पे इसके पीठ में या इसके हिप्स पर, ज़्यादातर यहीं पर शैया घाव पड़ते हैं, तो यहाँ पे शैया घाव है तो यहाँ पर रिंग कुशन लगा दिया जाता है नीचे से। रिंग कुशन लगाने पर ये जो इसका कूल्हा है ये रिंग के ऊपर रहता है। जो बीच की जो खाली जगह है, बीच की जो खाली जगह होती है, यहाँ पे बीच की जो ये खाली जगह है ये बिस्तर से टच नहीं होता है। इससे शैया घाव सूखने में आसानी रहती है। तो ये मैंने बता ही दिया कि बिस्तर की नमी को दूर करने के लिए इस पर टेल्कम पाउडर भी छिड़कना चाहिए ताकि शैया घाव ना हो पाए। शैया घाव का मतलब होता है जो बिस्तर पे रगड़ खा करके जो घाव हो जाते हैं वही। फिर आगे देखिए, रबड़ के गोले या घेरे को, हाँ देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा भी है कि रबड़ के गोले या घेरे को रिंग कुशन कहते हैं। इसमें हवा भरकर घाव वाले भाग के नीचे लगाया जाता है। यह साइकिल की ट्यूब के समान होती है। शैया घाव में हवादार तकिया या भेड़ की खाल बिछाने का उपयोग भी किया जाता है। देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये आया भी है कि शैया घाव में किसका प्रयोग किया जाता है। रिंग कुशन का तो प्रयोग किया ही जाता है लेकिन भेड़ की खाल का भी प्रयोग किया जाता है। अब एक पॉइंट और बचा है कि रोगी को थोड़ी थोड़ी देर पर करवट दिलाते रहना चाहिए ताकि एक अंग विशेष बिस्तर पे बहुत देर तक ना रखा रहे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।